74वें इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मैं अपने और अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी आप सभी को और आपके परिवार वालों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जो बल्ट्स में। दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं जो कि आज एक रिज़ल्ट से संबंधित है, जो कि एक एडवर्टाइजमेंट नंबर था 2020 बैच के लिए, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट SRD के लिए था, और जो ये कोस्ट गार्ड के अंदर भर्ती था के लिए टेस्ट हुआ था, जो कि मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर हुआ था। उसका रिज़ल्ट आज आउट हो चुका है। तो मैं पूरी जानकारी दूंगा इसके अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती के संबंध में, जिसके अंदर बात करेंगे हम कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं, और उसके बाद उनके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या थी, और उसके बाद उनको कहाँ पे रिपोर्ट करना है, किस किस मीडियम से रिपोर्ट करना है, कर सकते हैं वो अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर। और उसके बाद फिर बात करेंगे कि उनको किस प्रकार से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वहाँ पर, और क्या क्या उनके लिए बॉन्डिंग रहेगी, और क्या उनको फैसिलिटी मिलेगी उधर में। तो इन सब बातें में बात करेंगे, तो बने रहिए मेरी वीडियो के अंदर। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। चलो अभी बात करते हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट 2020 बैच के लिए जो भर्ती निकला था, जो SRD का ग्रुप 1 के लिए, इसका आज रिज़ल्ट आउट हो चुका है। और इसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं जो ये पास हुए हैं, तो उनको रिपोर्ट करना है। सभी कैंडिडेट्स को जो आगे मैं बात करूंगा, उन सभी को जो पास रिपोर्ट करना है, तो आप एक बार ध्यान से देख लेना कि जो सभी को का रिपोर्टिंग सेंटर है, ये सभी के लिए सेम रहेगा। इनका सेंटर होगा कोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड C1 सेक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे इन सभी को रिपोर्ट करना होगा कैंडिडेट्स को। और जो ये फर्स्ट जो 42 पास हुए हैं, तो उनका रिपोर्टिंग जो टाइम होगा वो शाम के 3 बजे होगा, और उनको 11 सितंबर 2020 को रिपोर्ट करना है। अभी ये बात करते हैं कौन कौन से हैं। ये रोल नंबर वाइज, रोल नंबर का मैं आपको एक बताने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगी, इसलिए आप लोग देख सकते हैं इस रिज़ल्ट्स को। तो इसके अंदर ये पास हुए हैं, टोटल 42 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। 34 इस लिस्ट में है, और उसके बाद में बाकी और इसमें 11 इसमें है। तो टोटल 42 कैंडिडेट्स इस लिस्ट में पास हुए हैं, और इनका समय रहेगा रिपोर्ट करने का 11 सितंबर को शाम को 3 बजे। इसके बाद दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिजल्ट रहेगा ये सेम बैच सेम वो उनका सभी का, जैसा आपने देखा यहाँ पे भी सेम इनका एड्रेस रहेगा। और उसके बाद इनको रिपोर्टिंग करना है 18 तारीख को। जो फर्स्ट कैंडिडेट है पर डे बुलाए जा रहे हैं 42, तो फिर पहले होंगे 11 सितंबर को, दूसरे 18 सितंबर को। टाइम सभी का सेम रहेगा। जो वेन्यू है, प्लेस ऑफ वेन्यू है, और इसके अलावा जो टाइमिंग है, रिपोर्टिंग टाइम से सभी का सेम रहेगा, ओनली डेट चेंज रहेगी। तो जो फर्स्ट 42 हैं वो 11 तारीख को, उसके आगे वाले नेक्स्ट वीक 18 सितंबर को, उसके नेक्स्ट जो हैं वो इसके बाद में और एक हफ्ता के बाद में होगा 25 सितंबर को। यह जैसा आप देख रहे होंगे करके, इसके अंदर भी ये 25 सितंबर को उनका टाइमिंग सेम है, उनका एड्रेस सेम है। इसके बाद इसके अंदर इसमें भी टोटल 42 ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट में है जो पास होने वाले, तो वो रहेंगे सभी, इनका सेम इनका टाइमिंग रहेगा 2 अक्टूबर को टाइम सेम, एड्रेस सेम। इसके अंदर भी 42 कैंडिडेट्स रहेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आप इस लिस्ट को, इस रिज़ल्ट्स को है डाउनलोड कर सकते हैं आज, और अपने रिज़ल्ट्स को देख सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप 5 है, ग्रुप 5 के अंदर इनका रिपोर्टिंग टाइम होगा 3 बजे, और इनका जो डेट होगा ये होगा 9 अक्टूबर को। तो ये जो रिपोर्ट का स्थान होगा वो सब नोएडा के अंदर ही रहेगा। तो ये हो गया। इसके अलावा इसके अंदर 40 कैंडिडेट रहेंगे। ओनली जो ग्रुप 5 है उसके अंदर 40 कैंडिडेट हैं, बाकी उस 1, 2, 3 और 4 ये जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर टोटल 42 कैंडिडेट्स रहेंगे। अभी बात करते हैं ये जो बोर्ड बनाया है इसका हिस्ट्री से कोई हमारा खास ताल्लुक नहीं है कि नोएडा जैसे हिस्ट्री है नोएडा का, कि ये जो बनाया था गौतम बुद्ध नगर के अंदर बनाया है, और इसके बारे में हो गया। अभी बात करना है रिपोर्टिंग के लिए। तो रिपोर्टिंग के लिए आप लोगों को ये जो है नोएडा के अंदर रिपोर्ट करना है, जैसा कि एड्रेस ऊपर दिया गया था। इसके अंदर आप लोग किस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं, आप किसी भी मीडियम से अप्रोच कर सकते हैं बाई एयर के लिए। तो ये IGI एयरपोर्ट पर उतरने के बाद में 30 किलोमीटर पड़ेगा, तो आप वहाँ पे
मेट्रो है, मेट्रो आजकल बंद हो रखी हैं, तो इसके अलावा आप लोग टैक्सी, प्रीपेड टैक्सी वगैरह लेकर बाई एयर जा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन के लिए नोएडा रेलवे स्टेशन के ऊपर उतरना पड़ेगा, और उसके बाद में आप लोगों को ये यदि जाना होगा तो नोएडा के लिए आपको नई दिल्ली उसमें रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद नई दिल्ली से 19 किलोमीटर पड़ेगा, पुरानी दिल्ली से 24 किलोमीटर पड़ेगा, या हज़रत निज़ामुद्दीन से 15 किलोमीटर, और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर, और गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर पड़ेगा ये सेंटर। इसके अलावा आप लोग इसके ऊपर बाई बस भी जा सकते हैं। यदि आपको बाई बस जाना हो तो ISBT बस स्टैंड के ऊपर उतरने के बाद में जो आनंद विहार है वहाँ से 8 किलोमीटर पड़ेगा, और जो कश्मीरी गेट है वहाँ से 23 किलोमीटर पड़ेगा, और इसके अलावा जो सराय काले खां है बस स्टैंड वहाँ से ये 14 किलोमीटर पड़ेगा। तो ये हो गया आपको अप्रोच करने का साधन। वहाँ पर आप किस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद यदि DTC के ऊपर वो करना था तो DTC की बस का ये साइट दिया हुआ है, इस बस की साइट के ऊपर जाकर और आप इसके ऊपर भी रूट के बारे में पता कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर कितना दिन तक ये चलेगा। तो ये जो फाइनल टेस्टिंग बोर्ड है, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, ये जो आपका अराइवल का समय दिया हुआ है उसके 5 दिन बाद तक ये वहाँ पे रहेगा, तब तक रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि इसके अलावा आप लोग लेट हो गया है तो उसके बाद आप लोग को ये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहाँ पर पहुँचने के बाद में सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में होगा ग्रुप टास्क और इंटरव्यू होगा। तो उसकी ये जो था टेस्टिंग की प्रक्रिया, तो टेस्ट के अंदर ये 3 चीज़ें होंगी। अभी बात करते हैं डिसिप्लिन की। तो वहाँ डिसिप्लिन के अंदर क्या करना है, कैंडिडेट्स को का जो अपना जो सामान है वो अपना संभाल कर रखना है, जो टाइम है उस टाइम के ऊपर पहुँचना है, और जो ये है अपना जो टेस्टिंग एरिया है उस एरिया के अंदर जब आप लोगों का टेस्ट चलेगा तभी उस एरिया के अंदर एक बार जाना है, और इसके अलावा उस एक एरिया के अंदर आप लोगों को नहीं जाना है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्शन बोर्ड के जो बाहर वाले एरिया के अंदर हैं तो वो अप्रोच कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये जो चलेगा टेस्ट चलेगा उसके बाद में वहाँ पे रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर डिसिप्लिन का, इसके बाद यदि आप लोगों को ये इनडिसिप्लिन वहाँ पे कार्रवाई करेंगे तो आप लोगों का जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा यदि इससे ज़्यादा भी यदि कोई बात बढ़ जाती है तो इसके अलावा आपके अगेंस्ट में FIR भी की जा सकती है। तो इसलिए जो इंस्ट्रक्शन है इनको थोड़ा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अभी वो अगर मोबाइल फ़ोन का, तो मोबाइल फ़ोन जब आपका टेस्ट चलेगा तो उस दौरान आपको मोबाइल फ़ोन ले जाना है, मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड सिलेक्शन बोर्ड पे है। सिलेक्शन बोर्ड के दौरान ले जा सकते हैं, लेकिन जब आपका टेस्ट चलेगा तब उस टाइम आप इस मोबाइल को नहीं ले जा सकते। आपका जो टेस्टिंग के दौरान है आप नहीं ले जा सकते, और जब आप बाद में जब आप टेस्ट को वापस करने के बाद जब आप वापस आते हैं अपने एरिया के अंदर तब आप लोग अपने मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कैश के लिए तो आप ज़्यादा पैसा ना रखें वहाँ पे, और जो पैसा है वो बताया है तकरीबन 1000 रुपया रख लो, जो कि अपना जो ट्रैवल का एक्सपेंस है, खर्चा के अकॉर्डिंग आप पैसा रख लो, और आपने उस पैसे को संभाल कर रखना ज़रूरी है। तो यदि उस पैसे का वो चोरी वगैरह हो गया तो इसके अंदर जो भी है डिपार्टमेंट को उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अभी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की आगे बात करें तो उसमें क्या चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। सबसे पहले मैट्रिक की सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद में +2 की सर्टिफिकेट, और साथ में मार्कशीट चाहिए। ये तो हो गया। इसके बाद में आ गया ओरिजिनल और प्रोविजनल डिग्री। यदि यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रार्थी है वो 2018-19 से पहले यदि पास हुआ है तो वो अपना ये सर्टिफिकेट लेके आए डिग्री के साथ में, और यदि उसके बाद में ये पास हुए हैं तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके आए जो कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके आना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के साथ, इन डॉक्यूमेंट्सों के साथ साथ SC/ST की सर्टिफिकेट लेकर के आनी होगी। उसके बाद जो ये हो गया वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं तो उनके साथ आपको ये लेके आना होगा अपना जॉब का स्टडी के लिए जो बोनाफाइड कम कस्टडियन सर्टिफिकेट है। यदि आपकी सर्टिफिकेट वहाँ पे किसी जगह जमा है तो आपको ये सर्टिफिकेट लेके आनी होगी, जो कि पेज नंबर 17 के ऊपर दिया हुआ है। इसके बाद आप लोगों का एक ID प्रूफ लेके आना है। ID प्रूफ के अंदर जिस ID प्रूफ के ऊपर आपका फ़ोटोग्राफ लगा हुआ उनमें से आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट कोई भी हो सकता है। इसके बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर हेडमास्टर, प्रिंसिपल
ये जो स्कूल यूनिवर्सिटी का जो रिकॉग्नाइज्ड हो, या डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से, या रेवेन्यू ऑफिसर, बीडीओ, पंचायत अफसर, ये जो दिए हुए हैं इनके अंदर कोई भी एक गजेटेड ऑफिसर हो, उनके साइन उसके ऊपर होने चाहिए। इसके बाद में एक लेके आना है रिस्क एंड नो क्लेम सर्टिफिकेट। यदि आप लोगों को यदि भर्ती के दौरान कोई चोट लग जाती है किसी प्रकार की, तो उसके लिए जो डिपार्टमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो उसके ऊपर साइन कराए हुए एक रिस्क एंड नो क्लेम सर्टिफिकेट लेके आनी है, जो कि पेज नंबर 18 के ऊपर दी हुई है। इन सभी इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़कर उसको भरकर वो साइन करवाने के बाद वो लेके आनी है। इसके बाद लेकर आनी है, एच में दिया है एनसीसी की सर्टिफिकेट लेकर आनी है। सी सर्टिफिकेट यदि आप लोगों के पास हो, जो कि आप लोगों ने आर्मी के अंदर, नेवी, एयरफोर्स विंग के द्वारा जो दी गई हो उसके लिए। इसके अलावा जो नवीनतम वो एकदम नई अभी करंट की खिंचवाई हुई 8 कॉपी लेके आनी है, जो कि इसकी फ़ोटोज़, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ लेके आनी है 8, और जिसके अंदर जो बैकग्राउंड है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो इसका बैकग्राउंड है वो ब्लू होना चाहिए, तो ये आपको लेकर के आनी है। उसके बाद में ई एडमिट कार्ड लेकर आना है। ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स, और उस जो कैंडिडेट्स हैं उनको उसके साथ साथ फ़ोटोकॉपी भी लेके आनी है उसमें, जिसको वो सेल्फ टेस्ट करके लेके आएंगे। तो इसलिए आपको वो भी इसकी 2 कॉपी के अंदर जो फ़ोटोस्टेट है वो 2 कॉपी के अंदर होनी चाहिए, और उसको उस फ़ोटोस्टेट को सेल्फ टेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा अभी बात करते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस का, टीए का। यदि आप लोग विदाउट रिजर्वेशन आते हैं ट्रेन के अंदर, तो उनको, और जो कि दूरी 30 किलोमीटर से अधिक हो, तो आप लोगों को जो ट्रेन या बस या जो है आपका जो किराया जो लगेगा वो आपको मिल जाएगा। तो यदि इस 30 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी का होगा तभी किराया मिलेगा, इसका आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, या इसके कम होगा तो नहीं मिलेगा, और वो भी एक जनरल फेयर से आएंगे तब होगा। यदि इसके ये रीइंबर्समेंट नहीं होगा, ये साफ दिया हुआ है कि नो रीइंबर्समेंट्स ऑफ रेल और बस टिकट्स और रिजर्वेशन कम स्लीपर चार्जेस विल बी परमिटेड। यदि ये हो गया आपका रिजर्वेशन वगैरह हो गया, करवाया होगा, तो वो उसके अंदर उसका रीइंबर्समेंट नहीं हो पाएगा। और इसके बाद आ गया है, बात करते हैं कंपनसेशन का, कि कंपनसेशन क्या है। जो आपको गार्जियंस है, तो गार्जियंस को बताया गया है कि आपके बच्चों को यदि इस भर्ती के दौरान यदि कोई चोट लग जाती है तो इसमें जो इंजरी लगेगी, तो उसके लिए जो डिपार्टमेंट है उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और इसके बाद में कोरस्पोंडेंस के लिए आपको कोरस्पोंडेंस करना है, तो उस कोरस्पोंडेंस के साथ में आपको इस देना है, अपना रोल नंबर देना है। उसके बाद में एंट्री कौन सी में कर रहे हैं, बैच नंबर क्या होगा और पोस्टल एड्रेस क्या होगा, और साथ में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर उसमें देना है। उसके बाद जो सर्विस पर्सन हैं, तो सर्विस पर्सन के लिए चाहे वो सर्विस पर्सन कोस्ट गार्ड में सर्विस कर रहे हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री के अंदर सर्विस कर रहे हो, तो वो अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के आना उनको ज़रूरी है। अभी बात करते हैं ड्रेस कोड की। ड्रेस कोड के लिए आप जो प्रार्थी है उसको फॉर्मल ड्रेस पहन कर आना है, जो कि इंटरव्यू के टाइम पे होगा, और जो जिसमें वो चलेंगे फॉर्मल ड्रेस, जो कि इंटरव्यू में होगा, ग्रुप टास्क में होगा और साइकोलॉजिकल टेस्ट में। इन टेस्टों के लिए जब वो प्रार्थी आएगा तो उसको फॉर्मल ड्रेस पहन करके आना है। अभी बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी की। तो जो बोर्ड एरिया है, जो सिलेक्शन बोर्ड एरिया है, तो उसके अंदर फर्स्ट एड जो है, फर्स्ट एड किट अवेलेबल रहेगा। बाकी इसके अलावा यदि कोई मेन वो जो आती है आगे, यदि कोई ज़्यादा इंजरी आती है या कोई ऐसी बात होती है, तो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए जो नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको भेज दिया जाएगा। अभी बात करते हैं एग्जामिनेशन में, मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रार्थी को क्या करना है कि पहले अपने लेवल के ऊपर उसको कुछ करा सकते हैं, अपना प्रीलिमिनरी मेडिकल चेकअप करा सकते हैं, जिसके अंदर जैसे कि अपने कानों को साफ़ कराना हो गया। इसके अलावा जो आई का कोई एरर वगैरह नहीं है देख लेना। इसके अलावा जो स्किन है वो फंगल तो नहीं है, और इसके अलावा आपको कोई नोकनी वगैरह तो नहीं है, और नोकनी हो गया, फ्लैट फुट हो गया, या जो आपका देखने में कोई डिफेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से करके आप लोग अपना एक प्रीलिमिनरी प्राइमरी करा सकते हैं, प्रीलिमिनरी मेडिकल चेकअप करा सकते हैं। उसके बाद में हो गया स्पेशल मेडिकल बोर्ड। स्पेशल मेडिकल बोर्ड होगा, इसका ये चलेगा मेडिकल बोर्ड 1 हफ्ते तक, जो कि आपको डेट दिया गया है उस टाइम पे 1 हफ्ते के दौरान रहेगा।
जो यू शैल रिक्वायर टू अंडरगो, या कहाँ पे जाना होगा, आर्मी बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट जाना होगा, और 1 वीक फ्रॉम द डेट, जो डेट दी हुई है बोर्ड के द्वारा उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ पे जाना होगा। कहाँ पे, आर्मी बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, यहाँ पे जाना होगा मेडिकल के लिए। अभी बात करते हैं अपील के लिए। यदि मेडिकल बोर्ड के अंदर जो प्राइमरी जो मेडिकल होगा, उस मेडिकल के अंदर यदि प्रार्थी वो हो जाता है, अनफिट हो जाता है, तो उसको फिर अपील करने के लिए 42 दिन का समय दिया जाएगा, और उस अपील फॉर्म के साथ में 40 रुपये का वो मनी ऑर्डर भी उसको लगाना होगा। और उसके बाद यदि दोबारा उसके अंदर अब वो हो जाता, ये होगा, लगाना होगा। और ये जो मेडिकल का जो बोर्ड है, वो मेडिकल का बोर्ड आपको वो आएगा 7 दिन तक उसमें रहेगा। ये जो अपील करने के बाद जो मेडिकल होगा, वो कोस्ट गार्ड जो हेडक्वार्टर है उसके ऊपर 7 दिन तक रहेगा। इसके बाद रिव्यू मेडिकल बोर्ड, यदि आपको फिर उस अपील किए हुए मेडिकल के अंदर भी आपको फिर फॉल्ट आ जाता है, तो आपको फिर 24 आवर्स मिलेंगे रिव्यू मेडिकल कराने के लिए। तो इसके बाद आगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जैसे कि कोविड-19 आपको सभी को पता है चल रहा है, तो उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई होनी चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर ये कोविड-19 का काफ़ी समय से चला हुआ है एपिडेमिक, तो इसमें इंस्ट्रक्शन आप सभी को पता ही होगा। इन सभी चीज़ों को बताते बताते समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें समय नहीं करूँगा। अभी बात करते हैं इसके लिए, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉन्टैक्ट और ईमेल करने के लिए, तो आपको कोई क्वेरी होती है तो इसके लिए टेलीफ़ोन नंबर ये दिया हुआ है। इसके अंदर आप 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये ईमेल दी हुई है, इसके ऊपर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी बात करते हैं फॉर्म्स का। जो फॉर्म 17 जो दिया था, तो उसके अंदर क्या देना है, या आपको भर के ले जाना है कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फॉर परस्यूइंग हायर स्टडी और टू एम्प्लॉयर। जो कैंडिडेट्स हैं वो कहीं पे जॉब करने लग रहे हैं, या कैंडिडेट्स ने हायर एजुकेशन के लिए अपनी सर्टिफिकेट कहीं जमा कर दिया है, तो उसको बोनाफाइड कम कस्टडियन सर्टिफिकेट के हमारी कस्टडी में है, ये भर कर के ले जाना है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसको, कि इसको भरते समय अपना प्रार्थी अपना नाम लिखे, फादर्स नेम लिखे, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट नंबर, यदि वो सर्विस कर रहा है तो ये लिखे। सब चीज़ को, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़कर उसके बाद में आप इसको साइन करवा कर प्रिंसिपल से, जहाँ पे आपको को कर रखी है, देखो कॉलेज कस्टडी जहाँ पे वो है रखी हुई आपके सर्टिफिकेट, वहाँ से करवा के ले जाने हैं। इसके बाद नो क्लेम सर्टिफिकेट, ये आपको दिया हुआ था कि नो क्लेम सर्टिफिकेट एक भरवा के ले जानी है। और इसके बाद जिसके अंदर रिस्क सर्टिफिकेट है, कि यदि आपको कोई रिस्क हो गया, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो उसके अलावा ये फादर और या गार्जियन से सिग्नेचर करा के लेकर जाने हैं। तो इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है ये इसका लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसके अलावा एक और दिया हुआ है इसके अंदर है कि मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कोविड-19 चला हुआ है, तो ये मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए कोविड-19 फ्री जो एक है फिटनेस सर्टिफिकेट, वो आपको लेकर के जानी है। ये डॉक्टर के द्वारा किसी भी सिविल हॉस्पिटल से बनवा कर आप लोग लेके जा सकते हैं। तो ये थे सब इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ गए होंगे कि इसके अंदर जो कैंडिडेट्स हैं, तो वो उनको किस किस डेट में पहुंचना है। ये डेट होगा स्टार्ट, सीधी सी बात है सोचने के लिए, कि जो इसका डेट स्टार्ट होगा ये 11 सितंबर से स्टार्ट हो गया। 11 सितंबर से पर वीक चलेगा, 11, 18, 25 न, इसी प्रकार से हर एक हफ्ते के बाद में चलता रहेगा। और सभी के लिए एड्रेस है, ये सभी के लिए एड्रेस सेम रहेगा, जो टाइमिंग है रिपोर्टिंग का टाइम सेम रहेगा। तो दोस्तों, आप इस जानकारी से संतुष्ट हो गए मैं आशा करता हूँ। और यदि आप लोगों की जानकारी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और पास में बेल आइकन उसको प्रेस कर देना, ताकि मैं इसी प्रकार की जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ, तो आप आगे जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दोबारा मैं आप लोगों को विश करता हूँ 74 इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आप सभी को और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोग इसी प्रकार मेरे साथ में बने रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दी इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।